तौहीन अदालत हुई है वो बिल्कुल वाज़े है। अदालत का हुक्म बड़ा क्लियर था कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करना है, तो ये एक सोची समझी साजिश थी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, पाकिस्तानी कौम के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। जो मौकफ है उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई। हमारा कल भी यही मौकफ था, हमारा आज भी यही मौकफ है और हमारा आइंदा कल भी यही मौकफ रहेगा कि सेहत के मामलात के अंदर सियासत को मुलविस नहीं करना चाहिए। सर, सारे नेवले ऐसे नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? हम नेवलों की बात कर रहे हैं। एक नेवला होता है जिसको कहते हैं वाइट वीज़ल। ये जो वाइट वीज़ल होता है ना, अगर आप कभी आपने हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस या फिर एलीट फैमिलीज़ जो यूरोप की या अमेरिका की हैं, उसके अगर आपने कोट्स देखे हो ना ख़वातीन के, वो जो 10,000 पाउंड का होता है, 20,000 पाउंड का महंगा कोट होता है, तो उसके ऊपर एक फ़र लगी होती है वाइट कलर की दोनों साइडों पे। ये जो फ़र है ये बहुत कीमती होती है और ये फ़र एक नेवले से निकलती है जिसको वाइट वीज़ल कहते हैं। अब ये बहुत ही कीमती होती है और इस नेवले को तलाश करना, फिर इस नेवले को शिकार करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है। एक तो इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और इसे आप किसी गोली से निशाना नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप गोली से निशाना बनाएंगे तो उसकी फ़र जो है ख़राब हो जाएगी, आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसको शिकार करने के लिए एक स्पेशल किस्म के कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं। अब उनको ट्रेन किया जाता है कि आपने इस वीज़ल को पकड़ना है और पकड़ने के बाद ज़्यादा खींचना नहीं है कि ऐसा ना हो कि आपके दांत की वजह से, यानी कुत्तों के दांत की वजह से इसकी खाल ज़ख्मी हो जाए, फिर ये कीमती नहीं रहेगी। तो कुत्ते ने सिर्फ होल्ड करना होता है, इसको मुंह के अंदर लॉक कर लेना होता है। अब ये जो वाइट वीज़ल है, इसकी स्पीड बड़ी तेज़ होती है, इतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि कुत्ते इसको पकड़ नहीं सकते। अब इसको पकड़ने का सिर्फ एक तरीका होता है और वो तरीका बड़ा दिलचस्प है। एक तो इनके कुछ होल्स होते हैं जहाँ पे ये रहते हैं, जो इनकी रिहाइश गाहें या इनके घर या इनके आप डरबे कह लें, अगर आप इसको ज़्यादा सिंपल करना चाहते हैं तो होल्स ज़्यादा बेहतर है। तो इनके कुछ होल्स होते हैं जिसके अंदर ये रहते हैं। तो जब ये शिकार के लिए बाहर जाते हैं तो शिकारी इस तरह करता है कि इसके होल के करीब खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये उसी का वाइट वीज़ल का, और अपने कुत्ते जो हैं इसके पीछे छोड़ देता है। अब ये जो है ना वीज़ल, ये बहुत तेज़ी से दौड़ता है, कुत्ते इसके पीछे दौड़ रहे होते हैं और उससे पहले शिकारी इस तरह करता है कि जो इसका होल है उसके ऊपर कीचड़ लगा देता है। अब ये कीचड़ होता है, बड़ा गंदा कीचड़ होता है। अब जो ही ये वाइट वीज़ल उस अपने होल के करीब पहुंचता है, क्योंकि एक ही इसके पास पनाहगाह होती है जिसके अंदर इसने छुपना होता है, तो ये जो ही उसके सामने कीचड़ देखता है तो इसे अपनी स्किन का बड़ा एहसास होता है कि मेरी बड़ी साफ़ सुथरी स्किन है, वाइट है, इसके ऊपर कोई धब्बा नहीं है, इसके ऊपर कोई धब्बा लगना नहीं चाहिए। हमेशा उसको सफाई सुथराई उसकी करता रहता है। तो जो ही अपने होल के पास पहुंचता है तो सामने देखता है कीचड़ लगा हुआ है, तो ये रुक जाता है। जो ही रुकता है तो कुत्ता पहुंच जाता है और इसको फौरी तौर पे पकड़ लेता है और उसके बाद जो शिकारी होता है वो इसका शिकार कर लेता है, इसको पकड़ लेता है। अब ये जो वाइट वीज़ल है ना, इसकी सारी कहानी के पीछे एक साइकोलॉजिकल एक इस्तिलाह बनी हुई है, इसको कहते हैं वाइट वीज़ल इफेक्ट। कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके जो उजले कपड़े हैं या आपकी जो क्रेडिबिलिटी है या जो आपकी अना है या आपकी जो ज़िद है या जो आपकी पावर है, वो उसको आप कीचड़ नहीं लगने देना चाहते। आपकी पूरी कोशिश होती है कि वाइट स्किन है इसी तरह रहनी चाहिए। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, वो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के लीडर थे और पूरी दुनिया के साथ उन्होंने मुखातब हुए और बड़ा उनका एक आप ये समझें कि इम्पैक्ट था। आखिर तक उन्होंने उस इम्पैक्ट को कायम रखा, तो उन्होंने उसके ऊपर कीचड़ नहीं लगने दिया। और अब ये वाइट वीज़ल जो है ना, उससे ये इफेक्ट्स ये बनता है कि आपने फैसला करना होता है कि आपने अपनी स्किन बचानी है या आपने अपनी ज़िंदगी बचानी है। तो कहा यह जाता है कि आप फौरी तौर पे उस जो कीचड़ है उसके अंदर से गुज़र जाएंगे तो आपकी स्किन भी बच जाएगी, आप उसे साफ़ कर सकते हैं और आपकी जान भी बच जाएगी। लेकिन अगर आप उस कीचड़ से गुज़रना नहीं चाहेंगे या रुक जाएंगे तो फिर आपका सब कुछ जाएगा, आपकी स्किन भी जाएगी और आपकी जान भी जाएगी। तो वाइट वीज़ल अफेक्ट्स ये कहता है कि बाज़ औक़ात कीचड़ से गुजरना पड़ता है, उसके साथ कंप्रोमाइज़ किया करें। अब इस कहानी का इमरान खान साहब और गवर्नमेंट दोनों के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। गवर्नमेंट के पास एक अफेक्ट आया था, उसके पास एक बॉल आई, एक गेंद आई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला था, वो समझ लेती कि ये एक फ़ैसला जो है हमारी अना के रास्ते में एक कीचड़ है, हमें इससे गुजर जाना चाहिए। चुप करके इमरान खान साहब को हॉस्पिटल लेके जाते तो उसके फ़ायदे क्या होते, एक तो ये लॉन्ग मार्च रुक जाता और गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाते। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ महमूद खान अचकज़ई साहब ना बैठे होते, आने वाले दिनों में जो क्यास और कन्फ्यूजन होंगे आप उससे बच जाते, सिर्फ एक दो दिन रख के।
इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस कीचड़ से गुजर जाती तो उनके बहुत ज़्यादा जो मसाइल थे वो कम हो जाते, प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती। आज गवर्नमेंट के साथ ये बैठे होते, इमरान खान साहब जो थे वो ज़ाहिर है अपने घर चले जाते और प्रॉपर सियासत कर रहे होते, दोबारा इक़्तिदार में आ सकते। लेकिन क्योंकि वो उस कीचड़ के पास आकर रुक गए तो उसका ये फ़ायदा हुआ कि आज ये स्टोरीज छप रही हैं कि ना डील होगी ना ढील होगी, तो आपने सारे मामलात को रिवर्स कर दिया। तो अगर ये गुजर जाते दोनों, तो दोनों के लिए फ़ायदा नहीं था सर साहब? वैसे ये दोनों पाकिस्तानी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तानी है ना दोनों पाकिस्तानी। उन्होंने कमाल करते, कोई और मुल्क होता, कोई और खिता होता, कोई और रीजन होता, तो उसमें ये उम्मीद की जा सकती उस मुल्क की, उस रीजन की, उस खिते की सियासी जमातों से कि वो इस तरह का ख्याल रखते हैं। पाकिस्तानी जमातें नहीं रखती। पीपल्स ये जो भुट्टो सामने रखा, बाकी सब तो रखे थे। नहीं, ये नून लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या PTI हो, जिसको मैं मुर्शिदी ग्रुप कहता हूँ, इन्होंने कभी इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखना। अब हुआ क्या है कि अगर एक और आईना लगा के देखें, एक और ऐनक लगा के देखें, या नज़रों के तेवर बदल के देखें, तो ऐसा लगेगा जैसे दोनों लूजर हैं। दोनों लूजर इस वक्त दोनों लूजर हैं। दोनों, गेम मैं आपसे किसी ने इत्तफाक नहीं करता हूं, मैं आपके मौक़िफ़ से इत्तफाक करता हूं। हाँ, ये दोनों लूजर हैं। एक जो बात मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, मुझे जो महसूस होती है वो ये होती है कि हुकूमत आवाम को कुछ नहीं दे सकती, ना दे रही है, ना उनकी पोजीशन है, लेकिन खुशी के कुछ लम्हात वो मुर्शिदी ग्रुप को दे सकती है। आपको यानी कि 74 किलो मिठाई फिर याद आई हो गया। हाँ, अब उस तरह की बात है कि सिर्फ 2 दिन अगर आप मुर्शिदियों को देखें, उनसे बात करते, उनके मैसेज सुनते, वो आपको फ़ोन कर रहे हैं या व्हाट्सएप कर रहे हैं या आपसे बात कर रहे हैं, आपके सामने बैठे हैं या कहीं और बैठे हैं, खुदा की कसम मैंने मुर्शिदियों को कितने अरसे बाद 235 साल बाद मैंने उनको खुश देखा था। वो 2 दिन ही बेचारे खुश रह सके, तीसरे दिन फिर मातम हो गया। और ये मातम जो है ना, ये मुझे लग रहा है कि जैसे 40वां नहीं होता। आज देखें तौहीन अदालत की दरख्वास्त दे दी उन्होंने, और अजीज़ भंडारी साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, सलमान रकुराजा साहब ने। एक तो एतराज़ ये किया जा रहा है कि ये वाक़या परसों का है, कल आपके पास पूरा दिन था और आपने उससे पहले कहा था कि मैंने दरख्वास्त तैयार कर ली है, मुझे ख़तरा है कि साहब को नहीं लेके जाएंगे शिफा हॉस्पिटल। तो आप इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले जाते, आपने पूरा एक दिन ज़ाया कर दिया, उसके बाद हफ्ते को दी, आगे छुट्टी है, तो इसका मतलब हुआ कि ताखीर तो आपकी तरफ से हुई है। और दूसरा, गवर्नमेंट ने नजरसानी दरख्वास्त कर दी चीफ कमिश्नर साहब ने, जनाब के इसके ऊपर नजरसानी करा। नून लीग एक ऐसी जमात है जहां भाइयों के दरमियान कोई मामलात होना या चाचे के और भतीजे के दरमियान, भतीजी के दरमियान कोई मामलात हो, वो इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते। PTI मुर्शिदी ग्रुप का ये है कि उनके दरमियान जो दरारें पड़ी होती है ना, वो फ़ौरन से पहले आप और मैं देखना शुरू कर देते हैं, लोगों की आंखों के सामने आ जाती है। ये वजह जो इनके लिए यूट्यूबर्स ही काफ़ी हैं जो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। देखे ना, वो तो देखे शहजाद अकबर साहब की ट्वीट है मोहसिन नकवी साहब के लिए कि मोहसिन नकवी साहब हमारे भाई हैं, यानी उन्होंने पूरी पार्टी को मशकूक कर दिया कि मोहसिन नकवी साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया था। अब एक बात है, शहजाद, क्या नाम, शहजाद अकबर, शहजाद अकबर को बेचारे को पॉलिटिक्स नहीं आती। मसला PTI का बड़ा क्या है, इसमें कई ऐसे लोग हैं, मासवाए वो जो पुराने पॉलिटिशियन थे उनको निकाल के, इनके जो अपने प्रोडक्ट हैं, बाई प्रोडक्ट है, सियासत नहीं आती उनको पता ही नहीं चलता कि 2:35 में उन्होंने क्या बात की, और सियासत का मकसद क्या है वो भी नहीं पता। वो तो बताते रहते हैं। अब देखिए ना सर, इसके अंदर ना 2-3 चीज़ें। एक तो गवर्नमेंट बड़ी आसानी से इस मामले को संभाल सकती थी, आज सूरत मुकम्मल मुख्तलिफ होती है। अगर आप शिफा अस्पताल ले जाते क्या फ़र्क पड़ना था जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, कोई क़यामत नहीं आनी थी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोफाइल कहाँ पे होता, आपके पीछे पीछे चल रहे होते। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि कुछ मकासद है जिसके जो गवर्नमेंट ने हासिल कर लिया। एक तो बिल पास कर लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोज ही नहीं किया, उसके खिलाफ वोट ही नहीं दिया, क्योंकि अगले दिन इमरान खान साहब ने शिफा अस्पताल आना था। इनका ख्याल ये था कि अगर हमने गवर्नमेंट को अपोज किया, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हाँ उस, और उसके बाद दूसरा जो गवर्नमेंट है ये था कि इमरान खान साहब का प्रोफाइल नीचे आ गया कि जी कभी NRO नहीं लेते, इन्होंने NRO ले लिया सारी गवर्नमेंट ने। तीसरा, गवर्नमेंट को ये फ़ायदा हुआ कि जो इमरान खान साहब के जो लोग थे वो एक्सपोज हो गए सारे। और चौथा, उनको ये फ़ायदा हो गया गवर्नमेंट को कि उन्होंने दुनिया के सामने रख दिया कि इमरान खान तो जिंदा है, ये जो कह रहे हैं कि फोत हो गया भाई, वो उनकी बहन मिल गई, वो अस्पताल आ गया और वो फिट भी है, उनकी बहन ये कह रही है कंप्लीटली फिट है। गवर्नमेंट कहते हैं गवर्नमेंट ने बड़े फ़ायदे ले लिए। यूट्यूबर जो है ना, वो लगता है उसके लिए पार्टी डिसिप्लिन नहीं होता, वो सिर्फ सपोर्टर है। वो कहता है कि हमने इमरान खान नूं चुकते रहना, मुर्शद नूं चुकते रहना, लेकिन वो जिन्ना चुकते हैं ना,
कोई एक हादसा होता है उतना इमरान गिरता है। अब ये जो यूट्यूबर जिसने कहा था कि जी 3 अहम शख्सियात ने मुझे तीन बताया, अहम शख्सियात जो थे ना, जिन्होंने बताया एक कि गेट कीपर था, एक खानसामा था, के रहलत फरमा गए। हाँ जी, अब उससे एक- को पूछा जाए हाँ, कि भाईजान जिससे उसकी एक लॉन्ड्री वाला था जिससे जो कपड़े इस्त्री बस ये करता मैं बता रहा हूँ ना कि था। अब तीन उससे- अहम तरीन शख्सियात थी। ये अब उससे पूछा जाए कि यार ये जो बहनें जिस इमरान को मिल रही थी, क्या ये जैली फेक इमरान है, क्या यह डुप्लीकेट है, रेप्लिका है, AI से बना हुआ था। या AI से जनरेटेड चीज़ है। और फिर उस इमरान खान को जिसको हॉस्पिटल लेके गए शिफा की बजाय चाहे पिम्स लेके गए, वो क्या जैली इमरान था? सही बात है। क्या पुराने वो ज़माने में फेक जो था? भूत होते थे ना फिल्मों के अंदर, उनको टच करके या उनको चक मार के चेक करते थे, चीख मारता नहीं मारता। अब यहाँ पे जो मसला है ना वैसे इस्तार साहब, वो ये है कि गवर्नमेंट तो लूज़र है इस सारे मामले के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बेतहाशा लूज़र है जी। बस देखिए, मैं फिर ये कहता हूँ कि सर गवर्नमेंट अगर पिम्स लेके जाना चाहती थी ना, ये कह देते ले जाए जी, कोई मसला नहीं। गवर्नमेंट के पास देखे ग्राउंड ख़त्म हो जाता, गवर्नमेंट के पास ले जाते पिम्स, चले जाते वहाँ पे चेक करवाते और उसके बाद ये कोर्ट चले जाते कि जनाब ये देखें आपका आर्डर था लेकिन ये पिम्स ले गए सारे। तो अब देखें यहाँ पे इनकी अदालत के अंदर कितनी अच्छी पोजीशन होती। डॉक्टर उज़मा जो मुर्शद इमरान खान की बहन है, डॉक्टर भी है, तो वो उसने कैसे कहा है बड़ा, उसने उसके अंदाज ऐसे 120 और अब जिस अंदाज में उसने कहा है ना, ब्लड प्रेशर, वो मुर्शदी भला क्या कहते हैं कि हमें एक्सपोज तो हमारी अपनी बहना ने कर दिया कि ये अगर आपने बताना भी है, किस तरह बता सकते हैं आप कि यार ठीक है ज़्यादा मसला ख़राब नहीं है, ऐसे भी बता सकते हैं। आपने जो ऐसे करके कहा कि फिट हैं, वो ऐसे लगा कि आपके जितने दावे थे वो तो सारे बेसलेस थे, सारे झूठे दावे थे कि वो अंदर उसके साथ ये हो रहा है, उसकी तबीयत इस तरह है, टांग उसकी, कान उसके, आंखें उसकी, ज़ुबान उसकी, नाक उसका, माथा उसका, बाल उसके, कौन सी चीज़ है जो उन्होंने नहीं कहा कि उसकी। तो गवर्नमेंट वैसे मेरा ख्याल है फ़ायदे में रही है इस मामले में। मॉरली तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट वीकर हुई है, लेकिन वो जो एक नैरेटिव क्रिएट करने में कामयाब होगी कि इमरान खान साहब फिट हैं और ये बिला वजह कह रहे थे ये कि मेरे ख्याल में एक बीमार ऐसी हैं चीज़ है और जिसके ऊपर दोबारा PTI जो है ना उस तरीके अब से, मुझे वैसे नहीं लगता कि ये डील और डील का मामला जो है ना दोबारा चल सकेगा वैसे, क्योंकि पहले ये आप समझते हैं कि इसमें कुछ था, सर सेटलमेंट थी। मैं वैसे आज भी कन्विंस हो आप? मैं कन्विंस हूँ। उसकी वजह मैं आपको बहुत बड़े दलील मैं देता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस गया, ठीक है, तो जो रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट आई थी उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि शदीद डिप्रेशन है, शदीद एंग्जाइटी है, ब्लड प्रेशर का मसला है। जब आप रिपोर्ट देखते हैं ना पता लगता है कि इमरान खान शदीद बीमार है। गवर्नमेंट अगर ना चाहती तो ये रिपोर्ट नहीं आ सकती थी, एक चीज़। दूसरी ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अटार्नी जनरल ने बोलना था तो वो नहीं, एडिशनल अटार्नी जनरल आए और उन्होंने आर्गूमेंट ही नहीं किया, खामोश रहे। वहाँ पे वो रफा डाल सकते थे कि हमें नोटिस दें, हमने चेक करना है, गवर्नमेंट से पूछना है, और ये मामला 1-2 दिन तक लिंगर ऑन हो सकता था। उन्होंने मौका दिया और उसके बाद ये फैसला आ गया। तो उससे पहले हवाएं बदलती हुई नज़र आ रही थी बहुत सारी जगहों पे। मोहसिन नकवी साहब के साथ मुलाकात हुई सुहेल अफरीदी साहब की, और ऑब्वियस ओपन मुलाकात है, और वो मुलाकात जो है ना उसके रिजल्ट फिर ये कहा जाता है कि जनाब गौहर खान साहब की मुलाकातें हुई बहुत सारी जगहों पे। फिर उनकी बहनें जो थी उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि अगर हमें मुलाकात हो तो हम मीडिया में जाके बात नहीं करेंगे। तो अचानक उन्होंने यू टर्न ले लिया। तो बहुत सारी चीज़ें, और ये 15-20 दिन से चल रही थी चीज़ें सारी। अपना मोहसिन नकवी और सुहेल अफरीदी के दरमियान जो गुफ्तगू मुलाकात हुई, तो वो बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया को तो कोई नहीं आप पकड़ सकते ना, वो अपना लगा होता है। वो सर एपेक्स कमेटी के चेयरमैन है ना, वो क्या कह रहे हैं, वो एक चीज़ किसी ने मुझे भेजी कि वो काने सुहेल अफरीदी भला की कह रहे कि भाजी इमरान खान नूं तुसी शिफा नहीं लैके जाना, तुसी पिम्स लै जाना। आप पंजाबी कह रहे थे। अब देखें कि ये किस तरह के सोशल मीडिया में कोई भी चीज़ आपकी मेरी चीज़ इस अंदाज में पेश की जा सकती है, तो वो उसका एक मजाक का रूप भी डाल लेते हैं। अच्छा, वो ना बहुत सारे लोग हैं ना वो ये कहते हैं जी कि इमरान खान साहब जो है ना उनकी जान को ख़तरा है। मैंने कहा बिल्कुल ख़तरा नहीं है। इमरान खान साहब एक डेटरेंस है, एक डेटरेंस है, वो एक न्यूक्लियर बम है। जब न्यूक्लियर बम एक डेटरेंस होता है ना सर, कि आप उसे चला नहीं सकते, आप सिर्फ उसे दिखा सकते हैं। तो इमरान खान साहब एक दिखाने वाला डेटरेंस है कि जब तक वो है गवर्नमेंट जो है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक और आपको बात बता दूं, मैं पूरे वसूख से कह सकता हूं, रहेगा उस दिन तो ये मामला, मैं पूरे वसूख से कह सकता हूं अपने मुशाहिदे की बुनियाद पे, खुदाई कसम आप जाके नून लीग से या जो हुकूमत में इनसे बात करें कि यार इसकी इमरान खान की जान को ख़तरा है, तो वो ज़्यादा घबराता है।
अगर आप पीटीआई वालों के पास जाके कहें ना कि इमरान खान की जान को खतरा है, तो वो क्या कहेगा, हम पहले ही कह रहे थे, वाकई उसे मार देंगे, फांसी चढ़ा देंगे। ये अजीब सी बात मैंने देखी है, दोनों तरफ अजीब सी टेंडेंसी। अच्छा, इसके अंदर ना कल एक और वाकया जो है ना बड़ा दिलचस्प हुआ, वो ये है कि मौलाना साहब फजलुर रहमान साहब ने अपने घर पे खाना दिया हुआ था, अपोजिशन वहाँ पे पहुँच गई, बुलाया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप गई, महमूद खान अचकज़ई साहब वहाँ पे गए और एक ग्रैंड अलाइंस उन्होंने क्रिएट कर लिया अपोजिशन का। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल यह है कि इसको लीड कौन करेगा, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब करें? और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब करेंगे तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान साहब के पीछे चलेगी, जिसको हमेशा इमरान खान साहब ने उनको अजीबोगरीब नामों से पुकारा और हमेशा स्टेज पे खड़े हो के उनकी बेइज्जती की। वो नाम हम नहीं और उसके बाद नहीं मुनासिब नहीं, मौलाना मोअज़्ज़ज़ आदमी। अच्छा, वो नाम जो था ना, इमरान खान कर सकते हैं, लेकिन हमने मौलाना 2014 साहब का एहतराम। 2014 का जो धरना था ना, मैं इस्लामाबाद में होता था, एक टीवी चैनल का एंकर था, मैं जाता था, वो जिस नाम से इमरान खान हर जगह पे गया, वो भला क्या था, सबसे पॉपुलर स्लोगन उस वक्त धरने में, पीटीआई के धरने में सबसे पॉपुलर स्लोगन था, इमरान खान आता था, वो शुरू होता था आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, नीचे से आवाजें आनी शुरू हुई कि मौलाना महमूद खान अचकज़ई साहब की भी बड़ी उन्होंने जी, उनका जो चादर है ना उसका भी मजाक उड़ाया गया सारा, और वो है फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो इमरान खान साहब के बारे में ख्यालात होते थे, वो भी वो पता नहीं कहाँ का जासूस कहते हैं, इनको इसराइलियों का जासूस कहते हैं ओपनली। एक और बात की, वो भी मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा, मौलाना राशिद सुमरो है जो जनरल सेक्रेटरी है सिंध का, उसने 2022-23 में एक जलसे से खिताब करते हुए इतनी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की थी, इमरान खान की वालदा और इमरान खान के वालिद। आप अंदाज़ा करें कि ये एक दूसरे के बारे में क्या कुछ कहते रहे, ऐसी ज़ुबान खुदा की। उस वक्त मैंने ट्वीट इकट्ठे किए थे कि जो मुखालफ तरीन थे ना इमरान खान के, उन्होंने भी कंडेम किया था। सियासत की मजबूरियाँ देखें आप, फिर वहीं पे जाना पड़ता है उस मौलाना। बल्कि पिछली मरतबा जब मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुलाकातें होनी शुरू हुई ना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना के पीछे नमाज तक पढ़ने पर मजबूर हो गई थी, वज़ू करके आते थे और पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते थे, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ना रोज़ नमाज पढ़ा के इनका काम भी नहीं किया था। और आप ये देखें कि सियासत एक आम बंदे की नज़र में एक इस तरह की चीज़ है कि अगर आपने अपने आप को बदनाम करना है, ज़िल्ल ख्वार करना है और तनज़ली की तरफ जाना है, तो सियासत ज्वाइन कर लें। क्यों सियासत ये काम कराती है कि एक दूसरे को इस तरह से बुलाने वाले लोग आज एक दूसरे को गले मिलने, कीचड़ होता है जहाँ से गुजरना पड़ता है, तमाम सियासतदानों को गुजर जाते हैं, पाकिस्तानी सियासतदान जब वहाँ से गुजर जाते हैं वाइट वीजल की तरह, तो इनको ये चाहिए कि इस जगह से भी गुजर जाए ताकि कम से कम आपकी जान बचे, बाहर आए, सियासत कर सकें। नहीं, पाकिस्तानी सियासी जमात हो, पाकिस्तान का सियासतदान वहाँ से नहीं गुजरेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, इनको पड़ी होती है कि इनको पता ही नहीं चलता कि अपने मुखालिफ को मुखालफत के साथ करनी, कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल करनी है, कौन सा लबो लहजा रखना है, इनको पता ही नहीं है। अच्छा, पूरी दुनिया में ना सर साहब जो सियासत होती है ना, वो डेवलपमेंट पे होती है। मसलन एक सियासतदान आके अपना पूरा एजेंडा देता है कि मैं अगर इक़्तिदार में आ गया तो मैं ये करूँगा, है। पाकिस्तान के अंदर एजेंडा नहीं दिया जाता, और किसी पार्टी का जो लीडर है उसे कहना आप अपनी पार्टी का मंशूर बता दें, वो लीडर मंशूर नहीं बता सकते। यहाँ पे सियासत की जाती है दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाल के, वो देखें जिन्होंने क्या। अच्छा, ये दूसरों वो देखो ये क्या करते हैं। दूसरों पे कीचड़ उछालना लोगों को भी पसंद है। अगर नून लीग पीटीआई पे कीचड़ उछालती है तो नून लीग के जो सपोर्टर हैं उनको पसंद आएगा। अगर पीटीआई नून लीग पे कीचड़ उछालती है तो पीटीआई के सपोर्टर को पसंद आएगा, दोनों विदाउट रियलाइजिंग कि आप किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो। वो कहते हैं ना, ये कहते हैं यार तेरा वाला चोर सी, कहता है वो तो है सी, तू अपनी नक वेख केड़ी मोटी। इस टाइप की होती है। हमने यहाँ वक्फा लेना है, वक्फे के बाद सलमा आगा साहिबा एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, उनका पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुक़ था, इंडिया के साथ भी था। स्टार साहब और हमने सारा जवानी और बचपन जो था उनकी फ़िल्में देख के, उनके गाने सुन के, कल उन्होंने एक इंकशाफ किया कि मैं पाकिस्तान की शायरी कभी नहीं रही। एक बड़ी दिलचस्प किस्म की कहानी हमारे पास है, और हमारा ख्याल ये है कि ये कहानी आपके लिए बिल्कुल नई होगी, लेकिन इस कहानी को सुनने के लिए आपको छोटा सा वक्फा बर्दाश्त करना पड़ेगा। ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। सलमा आगा साहिबा बड़ी मशहूर एक्ट्रेस हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप जाके इनको ट्रैक कीजिएगा, देखिएगा, आपको बहुत दिलचस्प किस्म की चीज़ें वहाँ पे मालूम होंगी। एक तो कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने एक बात की है जो मैं चाहता हूँ पहले आप वो सुन लें।
हमारी पाकिस्तान की कभी नेशनैलिटी थी ही नहीं, कभी भी नहीं रही। हम लोग माइग्रेट कर गए थे लंदन, हमारे ब्रिटिश, हमारी सारी फैमिली जो है ना, सबके पासपोर्ट ब्रिटिश है, A to Z, मेरे बच्चों के भी सबके ब्रिटिश है। हम लोग जो है वो मदर मरी और हमारी ग्रैंड मदर और वो सब अमृतसर से हैं, इंडिया से। हमने काम किया है पाकिस्तान में, बहुत अच्छा लगा है हमें, जितना भी वक्त हमने वहाँ काटा वो एक यादगार है। साहब ये स्टोरी बड़ी मज़ेदार है। स्टोरी ये है कि एक खातून होती थी, उसका नाम था ज़रीना, और ज़रीना जो था ना नसीम के नाम से एक फ़िल्मों के अंदर भी आती रही। और ये रफ़ीक गज़नवी साहब होते थे, एक बड़े मशहूर मौसीकार थे और साथ साथ वो गाने भी लिखा करते थे। तो उनकी ये साहबजादी थी ज़रीना। तो ज़रीना जो थी ना, उसने बाद में फ़िल्मों भी आई लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। तो उसने एक लियाकत गुल आगा नाम के एक बंदे से शादी कर ली, जिसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान के साथ था, ईरान के साथ वो बिज़नेस करता था। अब उनमें से सलमा आगा जो है ना वो पैदा हुई। अब ये ज़रीना और उनकी अपनी एक स्टेप मदर थी जिसका नाम था पारो। ये दोनों जो ख़वातीन थी, ये महाराजा जो कश्मीर के थे ना, उसके महाराजा हरी सिंह, ये उनके दरबार में नाचती होती थी या उनके दरबार में काम करती होती थी। तो आखिर में जब ये पाकिस्तान और इंडिया बना तो उस ज़माने में ज़ाहिर है कश्मीर का मसला बन गया और वो स्टेट एज ए स्टेट ख़त्म हो गई। तो इन्होंने ऐसा किया कि महाराजा जो था ना, उसके कुछ ज़ेवरात थे, कुछ 32 बड़े बड़े कीमती किस्म के ज़ेवरात थे, जिसके अंदर एक हीरा था जो दुनिया में अपनी नोयत का अलग किस्म का हीरा था। इन्होंने वो चोरी कर लिए। जो 32 ज़ेवरात बड़े कीमती, इन ख़वातीन ने, ज़रीना और साथ उनकी पारो जो उसकी स्टेप मदर, इन दोनों ने उनको चोरी किया। चोरी करके ये पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आके कराची में रहना शुरू कर दिया इन्होंने। और ये जो सलमा आगा थी कराची में पैदा हुई। अच्छा, यहाँ पे जब वो ज़ेवरात ले आई तो उसके बाद महाराजा जो था वो बम्बई या कलकत्ते चला गया। और वहाँ पे जब इन ज़ेवरात का शोर मचना शुरू हुआ तो उसने कहा जी वो ख़वातीन चोरी करके ले गई। इन्होंने क्लेम कर लिया कि नहीं, उन्होंने हमें गिफ्ट किए थे। तो बहरहाल ज़ेवरात अब पाकिस्तान आ गए और ये कंट्रोवर्शियल किस्म के ज़ेवरात थे। अब इन्होंने इन ज़ेवरात को पाकिस्तान से बाहर लेके जाना था। अब बाहर ले जाना जो था इम्पॉसिबल था। एक तो डिक्लेयर होना चाहिए, मनी ट्रेल होनी चाहिए, फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से आपने एक सर्टिफिकेट लेना होता है कि हम ये ज्वेलरी हमारी है, इसकी ये बैकग्राउंड है, हम इसे फ़लाँ जगह पे लेके जाना चाहते हैं, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो ये लेके नहीं जा सकती थी और इन्होंने बाहर लेके जाना था। इन्होंने किया क्या उस ज़माने में कि 1969 में जो बैच था हमारा सिविल सर्विस का, CSS का, उसके अंदर जो डिप्लोमेटिक सर्विसेज होती हैं ना, जो वजारत ख़ारजा की होती हैं, जो फॉरेन सर्विसेज, उसमें एक बंदे ने टॉप किया जिसका नाम था जावेद अमीर। अब जावेद अमीर फैमिली कराची के रहने वाली बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग थे। वो अकेडमी के अंदर उस वक्त था। तो इन्होंने इस तरह किया कि सलमा आगा उस वक्त नौजवान थी, कोई 17-18 साल उसकी उम्र थी। इन्होंने जावेद अमीर को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करके उसके साथ एक ताल्लुकात से बनाने शुरू कर दिए फैमिली ने। और अल्टीमेटली उस फैमिली को उन्होंने कायल कर लिया कि जावेद अमीर साहब जो, उनकी सलमा आगा के साथ शादी होनी चाहिए। तो बहरहाल इनकी ना कोई 1970 के अंदर शादी होगी दोनों की, और धूमधाम से कराची के अंदर शादी हुई। अच्छा, इस शादी का मकसद ये था कि ये ज़ेवरात जो थे उनको बाहर लेके जाना चाहते थे। अब फ़ॉरेन सर्विस का अगर जब कोई बंदा होता है, मुलाज़म होता है, तो वो जब उसकी फ़ॉरेन पोस्टिंग होती है तो उसकी जो बेगम होती है उसको भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलता है, दोनों को पासपोर्ट मिलता है। सलमा आगा को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल गया। सलमा आगा उस वक्त तक पाकिस्तान की शहरी थी, कराची के अंदर पैदा हुई थी। इसका बेफाम पाकिस्तान का था। इसकी फैमिली जो थी सारी पाकिस्तान के अंदर रहती थी, पाकिस्तानी नेशनल थी। और उसके बाद इन्होंने इस तरह किया कि अब उन्होंने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे दिया। अगर ये पाकिस्तानी शहरी ना होती तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल नहीं सकता। उसके बाद ब्रसल्स में जावेद अमीर साहब जो थे ना, जो साहब थे, उनकी ट्रांसफ़र हो गई। जब ट्रांसफ़र हो गई तो इन्होंने उन ज़ेवरात को जहेज़ डिक्लेयर कर दिया कि ये हम जहेज़ में दे रहे हैं अपनी साहबजादी को। तो अब उसकी एक मनी ट्रेल बन गई कि जहेज़ में मिले जावेद अमीर साहब को। और उसके बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बने, उसके प्रॉपर बैंक ऑफ स्टेटमेंट से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से उसकी परमिशन ली गई। और परमिशन ले के ये सारे के सारे ज़ेवरात चले गए बाहर। जो ही ये ज़ेवरात बाहर गए तो इन्होंने जावेद अमीर साहब से कहा कि हमारी बेटी ना तुम्हारे साथ सुखी नहीं रह सकती, तुम्हारी तनख्वाह बहुत कम है। और उसके बाद ये सारे ज़ेवरात लंदन ले गए। वहाँ पे हेरल्ड एक बहुत बड़ा स्टोर है, उसके साथ उन्होंने दुकान ख़रीद ली इनके वालिद ने, लियाकत गुल आगा ने। और वहाँ पर उसने कारपेट्स का काम शुरू कर दिया, वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ख़रीद ली। तो उन्होंने जावेद अमीर से कहा कि तुम जॉब छोड़ के हमारे पास मुलाज़म हो जाओ, जो उसके लिए बेचारे के लिए फिजिबल नहीं था। तो अल्टीमेटली इन दोनों के दरमियान तलाक हो गई।
और जब तलाक हुई तो फिर इंग्लैंड के अंदर हुई, पाकिस्तान के हाई कमीशन के अंदर हुई। वहाँ पे सलमा आगा ने अपना जो पासपोर्ट था वो सरेंडर किया, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जिसके प्रॉपर रिकॉर्ड है। जावेद अमीर साहब जो थे वो बाद में उन्होंने फ़ॉरेन सर्विस छोड़ दी क्योंकि उन्होंने एक और ख़ातून जो गैर मुल्की थी उसके साथ शादी कर ली। बाद में वो बिज़नेस करते रहे। अब वो वाशिंगटन के अंदर है और हयात हैं अभी तक सर। उन्होंने एक किताब भी लिखी है और किताब का नाम है मॉडर्न सोप के नाम से, और किताब के अंदर वो सारी डिटेल लिखी हुई है कि क्या क्या हुआ, मुझे मिस यूज़ किस तरह किया गया। तो एक स्टोरी ये भी है। और सलमा आगा साहब पाकिस्तान में पैदा होने के बावजूद, पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होने के बावजूद आज इंडिया को खुश करने के लिए कह रही है, एक स्टोरी मैं सुना, कह रही है कि मैं पाकिस्तान की शहरियत मेरे पास थी नहीं कभी। अच्छा, सलमा आगा की स्टोरी इस तरह से है कि इनके शौहरों में से एक शौहर, और उसकी शादी भी सलमा आगा के साथ वो कंट्रोवर्शियल रही थी, कंट्रोवर्सी रही थी, महमूद सिपरा, अयाज सिपरा, अयाज महमूद सिपरा। अयाज महमूद सिपरा। तो ये महमूद सिपरा मुझे दुबई में मिल गया। मैं 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। बाई चांस मुझे मिलता है, मैं पहचान लेता हूँ कि महमूद सिपरा मैं जाके कहता हूँ, मैं क्या हेलो महमूद, फाइन। तो कंफर्म हो जाता है कि महमूद है। ठीक है। अच्छा, जब महमूद को मैंने बताया मैं पाकिस्तान से आया हूँ 2-4 दिनों के लिए दुबई, तो महमूद फिर मुझे ऑफर देता है कि पंजाबी में आया था। पहली मुलाकात है, 2, 2.5, 3 मिनट 4 मिनट ही हुए, तो मुझे क्या कहता है, वो तरसा हुआ होगा ना पाकिस्तानी। सतार खान पंजाबी में बात कर रहा है, कहना सतार खान कल मेरे दफ्तर नहीं आता तू। मैं कहा महमूद साहब मैं आ जाऊँगा, मैं 3-4 दिन थे कहाँ दुबई थे। वो कार्ड निकालता है, मुझसे टाइम लेता है, कहता है मेरा स्टाफ तुझे रिसीव करेगा, और एक बहुत बड़ी इमारत होती है, वो बड़ा अमीर आदमी था, एक फ्लोर जो पूरे का पूरा दुबई में एक फ्लोर। हाँ, वो बड़ा अमीर आदमी था, बाद में डिफेंसियल हो गया बेचारा। अच्छा, वहां पर जब मैं गया उसके पास, मैंने उसको कहा, मैं कहा महमूद साहब वंस यू वर द डार्लिंग ऑफ द मीडिया। की होया था, क्योंकि महमूद सिपरा जेल काट के आया था, बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ कोई मामला हुआ, फ्रॉड था इनका सारा, और उसके साथ है। अब महमूद सिपरा मुझे कहानी सुनाई जो बड़ी कमाल की कहानी है, मैं टीवी में पहले दफा कह रहा हूँ। महमूद सिपरा ने मुझे कहा, कहता सर हाँ मैं लंदन तो आ रहा था, दुबई ट्रांजिट है। कहता दुबई जो ट्रांजिट दे विच मैं महसूस किया कि दुबई तो कोई होर चीज़ बन गया। कहना पाकिस्तान पहुंच के जेहन से रखा कि दुबई मैंने जाना पेगा। फिर मैं कहा दुबई का सब तो इंपॉर्टेंट आदमी कौन है, शेख मोहम्मद जो अब रूलर है, उस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट था। कहना सतार खान, फिर मैं शेख मोहम्मद इर्द गिर्द ना बंदे लब्बे कि शेख मोहम्मद के करीब कौन है। जब हुआ कहना मैं पहुंच गया। कहना 5 मिनट की गुफ्तगू का टाइम मिला। कहता मैं हूँ सोचा कि बेचांगा की शेख मोहम्मद को की बेचांगा। तो ये बकौल की इतला के लिए अर्ज है कि ये प्रोग्राम जो है ना ये पंजाबी में नहीं उर्दू में। अच्छा अयाज में माजरत के साथ अगर मैं अपनी पंजाबी ज़्यादा हो गई हो, अयाज अब जो वो पंजाबी में बात कर रहा था ना, तो मेरे ज़हन में नहीं रहा कि मैं उसको पंजाबी में रिपीट कर दूँ। तो अयाज महमूद सिपरा मुझे क्या कहता है, कहता है कि टिश्यू पेपर पड़े हुए थे, टिश्यू पेपर का डब्बा पड़ा हुआ। कहना मैं टिश्यू पेपर कागज़ कटे, उस पर लिखना शुरू कर दिया कि शेख मोहम्मद को मैं क्या चीज़ बेच सकता हूँ। ठीक। कहता बस जब तक मेरी बारी आई मैं वो आइडिया बेच चुका था। नहीं, जब अंदर गया, जबरदस्त सेल्स अंदर गया, आइडिया क्या था। मैं कहा महमूद साहब मुझे बताया जाए आइडिया क्या था। कहता है मैं अंदर गया, शेख मोहम्मद साहब के सामने मैंने रख दिया। कहता है आई कैन ब्रिंग दी हॉलीवुड इन दुबई। हाँ जाहिर, और सलमा आगा से स्टार्ट किया। हो नहीं शेख मोहम्मद ने उसके बाद ने कहा ये फ्लोर देख रहे हो, ये शेख मोहम्मद का है, ये मेरा जो काम देख रहे हो ये शेख मोहम्मद का है। पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स, कितने मिलियन पाउंड उसका वो हुआ। वो महमूद सिपरा ने शेख मोहम्मद को, दुबई का जो इस वक्त रूलर है, उसको जो चीज़ आइडिया बेचा था वो हॉलीवुड इन दुबई था। बड़ी बात है वैसे। तो मैंने वैसे महमूद सिपरा नहीं बड़ी बात है। महमूद सिपरा जो थे ना वो भी इनके खामत रहे हैं, जावेद शेख भी इनके खामत रहे हैं। एक रहमत नाम के आपको पता है स्क्वाश प्लेयर थे बहुत बड़े, उनमें से इनकी बेटी भी है, साशा नाम है उसका, वो इंडिया के अंदर है। उसके बाद फिर इन्होंने 4-5 शादियाँ की। लेकिन बड़ी मज़ेदार बात है कि जावेद अमीर का नाम ये पूरी फैमिली जिंदगी में उन्होंने कभी नहीं लिया। आप सलमा आगा का प्रोफाइल देखेंगे ना, उसके अंदर जावेद अमीर का नाम ही नहीं होगा। यानी उसकी वजह ये कि उसके पीछे स्टोरी जो है 32 ज्वेलरीज हैं जो दुनिया में मोस्ट प्रीशियस ज्वेलरीज थी। कमाल इनका ये देखें कि इन्होंने बंदे को घेरा जो अभी एकेडमी में था CSS करने के बाद, कि किस तरह हम इन ज्वेलरी को बाहर लेके जाते हैं। तो क्या क्या स्टोरीज हैं। हमने छोटी सी ब्रेक लेनी और ब्रेक के बाद जो पाकिस्तान के अंदर चीनी का क्राइसिस है, कभी चीनी बेच देते हैं, कभी चीनी खरीद लेते हैं। चीनी को आराम नहीं आने देना हमने पाकिस्तान के अंदर। इसके ऊपर छोटी सी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी ब्रेक।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे ही सार साहब, ये पाकिस्तान बड़ा दिलचस्प मुल्क है, ज़री मुल्क है, 70% हमारी आबादी ज़री है, उसके अंदर गंदम हमारी पूरी नहीं हो रही। गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि 10 लाख मेट्रिक टन गंदम इंपोर्ट करेगी। साथ ही हमारे पास चीनी ये होती है कि हमने कभी चीनी जो होती है ना 7,500 मेट्रिक टन चीनी जो है ना एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर 3 लाख मेट्रिक टन चीनी जो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अब 1,08,000 जो मेट्रिक टन चीनी है वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कभी चीज़ जा रही है, कभी चीनी आ रही है, नहीं आ रही है, गंदम कभी जा रही है, कभी आ रही है। आराम से नहीं बैठने देना हमने इस मुल्क को। वैसे कमाल नहीं है। वैसे कोई मैं भी बोलूं? हाँ, तो आपसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा, मैं ये एक बात ध्यान में रखें, शुगर मिल हो या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो, एक टर्म चलती है पॉलिटिकली कनेक्टेड। पूरी दुनिया में शुगर तो कनेक्टेड, खास तौर पे शुगर ज़्यादा है, लेकिन बाकी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस हाउसेस जो होते हैं ना पॉलिटिकली कनेक्टेड। तो ये फाइचो साहब हैं, इटली के हैं, इनकी मेरे पास रिसर्च पड़ी हुई थी। मैंने थोड़े से टोटे निकाले हैं कि 30,000 लिस्टेड कंपनियां 47 मुल्कों की जो पॉलिटिकली कनेक्शन, वो कहते हैं कि ये लोग जो इमीडिएटली वैल्यू जो बढ़ती है ना, वो किस वजह से बढ़ती है कि आप पॉलिटिकली कनेक्टेड हो। पॉलिटिकली कनेक्टेड क्या होता है? या तो रूलर होगा, पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा किया जाता है ना। देखिए ना, रूलर होगा, पावर, रूलर का रिश्तेदार होगा, उसकी बीवी होगी, उसके बच्चे होंगे, उसके भतीजे होंगे, भांजे होंगे, MNA होंगे, वफाकी वजीर होंगे, सूबाई वजीर होंगे। ये इस तरह ये पॉलिटिकली कनेक्शन बन जाता है। और जिस कंपनी का पॉलिटिकल कनेक्शन होता है, पूरी दुनिया में ट्रेंड है, और पाकिस्तान जैसे वो ममालिक जिसमें करप्शन बहुत ऊपर लेवल है, उसमें ये ज्यादा प्रॉफिट। कमोडिटी जो है सबसे बेहतरीन तरीका है जी पैसे कमाने का। अमीर। लेकिन इसमें एक और बात उसी की रिसर्च में है कि 122 पॉलिटिशियन की डेथ होती है 35 मुल्कों में, जो पॉलिटिकली कनेक्टेड थे ये बिजनेस हाउसेस के साथ, जिसमें शुगर मिलें भी हैं। ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो ये जो 8,191 कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन थी, बिजनेस हाउसेस थे, इसके बाद इमीडिएटली वैल्यू लॉस हो गई। यानी कि जो पॉलिटिकल। अब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं ना सर, देखें उसकी वजह यह है कि एक तो 90 हमारी चीनी की मिलें सारी की सारी, बल्कि उसमें से मैं कहता सारी नहीं 90% कह लेते हैं पॉलिटिशियंस की। वो सांस ही लेने देते पाकिस्तान के अंदर चीनी को। अगले किसी शो में मुझे याद दिलाइएगा, अगले किसी शो पे ना मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन सी मिल्क किस पॉलिटिशियन की थी और ये सारे गैर मुल्क में बेची गई और कितनी कितनी मिकदार में बेची। सही बात। और ये कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। और लेकिन एक जैसा आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं हिटलर का जिक्र करना चाहता हूँ कि हिटलर जो था, जब वो अपॉइंट हुआ जर्मनी का चांसलर 1933 में, तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी ना बिजनेस हाउसेस थे, खत्म कर दिए उन्होंने। नहीं, वो जो कनेक्टेड थे ना, हिटलर और हिटलर की जो पार्टी थी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे नाजी पार्टी कहते हैं, उनके साथ जोड़ी गई। उन्होंने इमीडिएट जो गेन नहीं होता, उन्होंने गेन करना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया के अंदर यही होता है और यही क्राइसिस है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आखिर में एक स्टोरी छोटी सी आपके सामने रखनी है कि मुल्तान के अंदर एक ट्रेजेडी हुई है कि ये जो सीवरेज होते हैं उसके अंदर एक बाप और उसका बेटा जो है उसको सफाई करते हुए वो दोनों फौत हो गए हैं। ट्रेजेडी है, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर सेफ्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये बेसिकली सफाई वाले लोग थे, सफाई का अमला था या कॉन्ट्रैक्टर के पास मुलाजम थे। मेरी चीफ मिनिस्टर साहिबा से दरख्वास्त है कि आप पंजाब को साफ़ सुथरा करना चाहती हैं तो साफ़ सुथरा करने से पहले पंजाब को महफूज बनाएं। और महफूज बनाने का तरीका ये है कि SOPs के बगैर, यूनिफॉर्म के बगैर, गैजेट्स के बगैर कोई शख्स जो है वो किसी ऐसी ख़तरनाक जगह पे वर्कर्स जो ना घुस सके जहाँ पे उसकी ज़िंदगी का ख़तरा है। इजाज़त दें, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।